हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो इस बार इस वीडियो के अंदर एपी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ईयर 2020 के जो बोर्ड में पूछे गए थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहली बात, केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराए हैं, प्रॉपर हर क्वेश्चन को, हर सॉल्यूशन को पूरा डिस्कस किया गया है। एक एक कंसेप्ट उसके पीछे का मैंने वीडियो में बताया है। तो अगर क्वेश्चंस को इनको ध्यान से समझ लोगे तो नो डाउट पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, ये समझ के चलो। इस तरह से वीडियो को डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये पहला पार्ट है, तो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। फिर इसके बाद टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ सॉल्वर के नाम से, उसका लिंक अबाउट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली स्टडी मटेरियल उस पर अपलोड होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए, उसको ज्वाइन करो। और इस वीडियो के अंदर जो भी अगर डाउट रह जाता है कोई, वैसे तो रहेगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, फिर भी अगर रह जाता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कमेंट में अपना डाउट लिखो, बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा। और जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, सभी के प्रीवियस ईयर की वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। चैप्टर के सॉल्यूशंस, पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स, सब चैप्टर्स की वीडियोस धीरे धीरे चैनल पे आ रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और अगर कोई भी सजेशन बनता है तो वो भी बिल्कुल दो। कोई वीडियो चाहते हो बेसिकली बनवाना किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मेरे को कमेंट में लिखो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, जैसे ही मुझे टाइम लगता है। इसी के साथ ही वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं उनमें मैंने ये चीज़ भी बताई है साथ साथ कि पेपर में किस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशन को अपने प्रेजेंट करना है। क्योंकि मेन दिक्कत क्या रहती है, बच्चों को आंसर तो निकालना आता है लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक रहती है। जब हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि बच्चा आंसर तो सही निकाल रहा है लेकिन बीच में कोई ना कोई स्टेप उसने मिस कर दिया, कहीं पर फॉर्मूला नहीं लिखा, या कोई स्टेप उसने गलत लिख दिया, आधे स्टेप को खा गया। तो उससे क्या रहता है कि मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाते हैं, A1 में 90s में पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, वो मैंने इसमें दिखाया है, उसको ध्यान से देखना, फिर उस चीज़ को फॉलो करना अगर A1 तक 90s में अपने मार्क्स को ले जाना चाहते हो। तो बिना टाइम ख़राब करते हुए आगे हम फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जो स्टैंडर्ड का पेपर है हमारे पास, और AP के क्वेश्चंस हम लोग इसमें कर रहे हैं ईयर 2020 में, जो CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 AP का दिया है इसमें। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose nth term is an equals to 3n plus 7। तो करेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखने का एक तरीका होता है, अगर उसके अकॉर्डिंगली लिखे जाएंगे बोर्ड के अंदर तो फिर मार्क्स हमें अच्छे अलॉट होते हैं, नो डाउट। तो मैं लिखना कैसे है बोर्ड में, कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ये भी हर क्वेश्चन में बताता चलूँगा। उसी तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखना है सभी को। सबसे पहले इसमें गिवन जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें लिखना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर nth टर्म दी हुई है हमें, nth टर्म जिसको हम बोलते हैं an, ये दी हुई है 3n plus 7 and we have to find out the common difference। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी nth टर्म दी हुई हो और AP पता करनी हो या कॉमन डिफरेंस पता करना हो, तो सिंपल प्रोसेस बिल्कुल रहता है। हमें क्या करना है, n की जगह एक एक करके नंबर्स को पुट करना है। तो सबसे पहले n की जगह 1 पुट करेंगे हम, पुटिंग n इक्वल्स टू 1। सो A1 इक्वल्स टू 3, फिर से n की जगह 1 प्लस 7। ठीक है ना बच्चों, सिंपल है। n की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, देखो तो यहाँ पर n की जगह 1 डाल दिया। तो A1 को जब हमने इसको सॉल्व किया, 3 प्लस 7
तो हमारे पास A1 आ गई 10। A1 को ही हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म माने A। तो A कहें या A1 कहें, एक ही बात है। फर्स्ट टर्म ये हमारी AP की आ गई। फिर एक और टर्म हमें निकालनी है, यानी सेकंड टर्म इस AP की। पुटिंग n इक्वल्स टू 2, n की जगह 2 पुट करो। A2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 7। A2 इक्वल्स टू 6 प्लस 7। A2 हो गया 13। ये AP की सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आ गई, तो AP क्या बन गई, यहाँ पर लिख लेते हैं। Therefore AP is equals to 10, then 13 and so on, isn't it? First term is 10, second term is 13 and so on. अब देखो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। बाद वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस किया जाता है हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। सो D विल बी 13 माइनस 10, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे इसको प्रेजेंट करना है। आंसर्स को हमेशा बोर्ड के पेपर में इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि आंसर को अपने ब्लॉक में करो ऐसे, और उसके बाहर लिखो आंसर। इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है हमें पेपर के अंदर। कई बार क्या होता है, जब हमारी कॉपी चेक हो रही होती है तो टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। उनके पास तो एक के ऊपर एक कॉपियों के ढेर लगे रहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, खूब कॉपीज चेक करनी होती है। तो अब तुम्हारी कॉपी ऐसी आई जिसमें आंसर ही नहीं मिल रहा है या गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है, तो नो डाउट उनके माइंड पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो कॉपी को ऐसा अपना बनाना है, ऐसे प्रेजेंट करना है यार आंसर को, जिससे कॉपी चेक करनी तुम्हारी आसान हो। तो उसी के अंदर एक चीज़ क्या रहती है कि प्रॉपर पैटर्न में एक तो लिखो, दूसरा आंसर्स को हमेशा ब्लॉक में करो, ब्रैकेट के अंदर इस तरह से एक बॉक्स के अंदर उसको लिखो, बाहर लिखो आंसर। ताकि मान लो अगर मैं अब इस कॉपी की चेकिंग कर रहा हूँ, तो देखो चेकिंग करते वक्त अब क्या होगा, मुझे पूरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ऐसा हो सकता है भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी चले, पूरा क्वेश्चन देखने का ज़रूरत ना पड़े और सीधा आंसर पे नज़र जाए टीचर की, और आंसर देखे कि भी आंसर सही है तो वो सही करके यहाँ पे फटाफट से मार्क्स देके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा। तो बीच में अगर कहीं छोटी सी मिस्टेक रह भी गई, सपोज यहाँ पे गलती से, सपोज यहाँ पर गलती से 7 की जगह किसी ने 8 लिख, गलती से लिख दिया, आंसर उसने हालांकि सही निकाला हुआ है, तो ये जो मिस्टेक है ये नज़र में नहीं आएगी। समझ पा रही हो मेरी बात? तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा आंसर को हमेशा बॉक्स के अंदर करो ताकि तुम्हारी कॉपी चेक करनी आसान रहे। बाकी बोर्ड के अंदर हमेशा स्टेप मार्किंग होती है, सबको ध्यान रखना है। स्टेप मार्किंग बोर्ड में होती है, यानी अगर यहाँ तक का सपोज किसी का क्वेश्चन सही है, किस स्टेप तक सही किया है, उसके बाद गलत कर दिया कुछ, तो यहाँ तक पे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ के जितने भी मार्क्स बनते हैं उतने मार्क्स अलॉट होंगे, उसके बाद गलत है तो वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इस तरह से चेकिंग बोर्ड के अंदर चलती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ही दे दिया है AP का, और इसमें चॉइस भी दी है, दिख रही होगी सभी को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट इसका करते हैं। और ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये लगभग हर साल ये लगभग पेपर के अंदर पूछा जाता है, स्कूल के एग्जाम्स में भी आ जाता है, बोर्ड में तो आता ही आता है। ये वाला पार्ट जो है, अननोन टर्म्स कुछ होती हैं AP में हमारे पास, और उनको हमें फाइंड करना होता है कि वो है क्या। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। इस तरह के हर क्वेश्चन में यही चीज़ फॉलो होगी। तो इसको करने से पहले ये समझना जरूरी है कि AP होता क्या है। AP कोई सीक्वेंस तभी AP कहलाएगा जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, इजंट इट? कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, तभी AP कहलाएगी। तो अगर ये AP है, इसका मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है। अब इसी चीज का हमें यूज करना है, इसी चीज को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज एन AP, देयरफॉर जब D निकालता हूं मैं, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा,
तो बाद वाले टर्म में से पहले टर्म को माइनस, यानी 10 में से 2p प्लस 1 को माइनस करेंगे, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आएगा नो डाउट। और अब यूज़ करो इसी चीज़ का, ऑल्सो जब इन दोनों टर्म से निकालेंगे, यानी 5p प्लस 5 और 10 इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ से जो d आएगा, और जब इन दोनों टर्म को माइनस करके d आएगा, यानी ये जो ऊपर लिखा है दोनों सेम होने चाहिए, है ना, क्योंकि AP दी हुई है, सो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो अब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, दोनों चीज को कंपेयर करो, ये d और ये d दोनों इक्वल होंगे नो डाउट। तो 10 माइनस 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 5p प्लस 5 माइनस 10, ऐसे हो जाएगा बच्चों। देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो p निकल आएगा, तो आगे तो आंसर निकल आएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, वो तो आ ही जाता है। मेन बात क्या है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या थी कि जो d यहाँ से आएगा वो ही d यहाँ से आएगा, ये दोनों d क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक AP दी हुई है। तो इसी चीज़ का हमने यूज़ कर लिया बच्चों, हमने एक d यहाँ से निकाला 10 माइनस 2p प्लस 1 करके ये, और एक d यहाँ से निकाला 5p प्लस 5 माइनस 10 करके ये, और दोनों को इक्वल रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बना 10 माइनस 2p माइनस 1 माइनस प्लस विल बी माइनस इक्वल्स टू 5p प्लस 5 माइनस ऑफ 10। देखो ये सॉल्व हो रहे हैं, 9 माइनस 2p इक्वल्स टू 5p माइनस 5, और 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 5p प्लस 2p, यानी कि 14 इक्वल्स टू 7p। वो जो p कितना आ गया, 14/7, यानी कि 2। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस। इसी का एक पार्ट और दिया हुआ है और में, उसको देखते हैं। ये है 6 क्वेश्चन का और वाला पार्ट, इसमें निकालनी है हमें नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n निकालना है ना, n फाइंड आउट करना है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो इस टर्म का भी कोई ना कोई नंबर होगा भाई, हो सकता है 15 दो नंबर इसका, या 20 हो, या 50 हो, कोई ना कोई नंबर तो होगा ना। तो हमें पता करना है इसके अंदर टोटल कितनी टर्म है। अब वो पता करने के लिए हमारे पास सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है AP चैप्टर में, वी नो दैट AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम सिंपली यूज करेंगे। सो AN विल बी 185 नो डाउट, क्योंकि बेसिकली हमें इस 185 का ही नंबर पता करना है कि इसका नंबर है क्या। जो इसका नंबर होगा उतनी ही इस AP में टर्म्स होंगी, तो इसलिए AN की जगह 185 को सब्सटीट्यूट किया। कभी भी कोई भी AP आ जाए, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी हो, यहाँ पर मैं कोई दूसरी AP लिख देता हूँ, सपोज 5, 10, 15 एंड सो ऑन अप टू 500, ऐसे लिख दिया। इसमें कितनी टर्म है ये पता करना है, तो बस करना क्या है कि ये लास्ट में जो नंबर है इसको AN की जगह पुट करो, जैसे मैंने यहाँ पर 185 को AN की जगह पुट किया। बाकी जो टर्म्स हैं उसको पुट कर दो। A कितना होगा भाई, फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n तो निकालना है। D कितना होगा, D विल बी 9 माइनस 5, यानी कि 4 नो डाउट, सो 4। बस ये हमें करना होता है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा निकल के, सो n विल बी, देखो इसमें भी सॉल्व करने की एक टेक्निक है। बच्चे जो हैं पेपर में थोड़ा लेंदी मेथड से करते हैं, या वो मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे सॉल्व करना बता रहा हूँ ऐसे सब बच्चे सॉल्व करेंगे, इससे मिस्टेक कम होगी और जल्दी आंसर आएगा। देखो क्या करो, इधर 5 प्लस में सबसे पहले इसको उधर लेके जाओ, 180 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 और इंटू 4, ये रह गया। ऐसे करना है। अब इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, नीचे ले आओ डिवाइड में, इसको सॉल्व कर दो। 185 माइनस 5 इज 180, 4 नीचे आ गया,
इक्वल्स टू n माइनस वन, ऐसे करो। ऐसा मत किया करो 4n-4, एक तरीका ये भी हो सकता है ना बच्चों की, ऐसे करें 5 + 4n-4 फिर करें। तो अभी तो देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कई बार कोई टिपिकल यहाँ पे वैल्यू आ जाती है डी की जगह, तो फिर क्या होगा, कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें मत करना। हम लोगों को पता रहता है किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमेशा 5 को इधर लेके जाओ और 4 को ऐसे डिवाइड में ले आए। अब देखो कहते हैं फटाफट से सॉल्व होता है। 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 45 इक्वल्स टू n-1, और ये -1 आएगा तो n इक्वल्स टू 45 + 1, इजंट इट? सो n इक्वल्स टू 46। ये फटाफट से हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट बोर्ड ने सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 21 एपी का ही डाल दिया है, और ये हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। इसके अंदर लास्ट देखो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक रहता है जब एपी चैप्टर पढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये। देखो बच्चों, वीडियो थोड़ी हमारी ये लंबी होगी नो डाउट, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिटेल में विद कंसेप्ट लिखना कैसे है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, और उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ताकि एक क्वेश्चन करने से फिर उस तरह के सारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए, सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो मेरा टारगेट ये है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सॉल्यूशन जो है वो कहीं भी मिल जाएंगे, तुम्हारे स्कूल की कॉपी में होंगे, ट्यूशन के रजिस्टर में होंगे, और तरह तरह की बुक्स आती हैं, सॉल्यूशन सब जगह मिलते हैं, लेकिन समझना समझाना ये मेन टारगेट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट हमें निकालनी है। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर मैं स्टार्टिंग से देखना शुरू करूं तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, ऐसे करके 11th टर्म भी आएगी भाई। तो ये जो 11th टर्म आएगी जब स्टार्टिंग से हम देखेंगे, वो नहीं पूछ रहा है ये हमारे से, ये पूछ रहा है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी, ठीक है, वो पूछ रहा है। जैसे स्कूल में कई बार बोल देते हैं ना कि भाई ये पीछे से सेकंड आया है, पीछे से सेकंड आने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जो बचा था बिल्कुल उससे सेकंड वाला नंबर। तो अगर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट पूछ रहा है तो फिर फर्स्ट टर्म तो इसको मानना पड़ेगा नो डाउट, और फिर उल्टा गिनना शुरू करेंगे 2 3 4 ऐसे करके, ऐसे चलते हुए, पीछे से चलते हुए जो 11th टर्म आएगी दैट इज अवर आंसर, वो हमारा आंसर होगा। अच्छा सर, अब इसको करेंगे कैसे, ये तो समझ में आ गई बात कि पीछे से करना है इसको काउंट। तो सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले एपी को कर दो रिवर्स। रिवर्सिंग द एपी, एपी को रिवर्स करो, उल्टा कर दो, क्योंकि हमें जो काम करना है वो पीछे से काउंटिंग करनी है। तो 84 - 84 नो डाउट, एंड 4 8 एंड 12, सिंपल एपी को हमने रिवर्स कर दिया। ठीक, अब ए क्या हो जाएगा, देखो इस एपी के अकॉर्डिंग चलेगा आप सब, तो ए अब होगा नो डाउट -84, इजंट इट? डी क्या होगा सर, डी विल बी, यहां से निकाल लो लास्ट से 12 - 8, तो डी विल बी 4, क्लियर? डी आ गया, ए आ गया, और बच्चों एन कितना है, 11th टर्म निकालनी है ना, तो एन हमारा नो डाउट 11 है। अब करते हैं आंसर को फाइंड। सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + n-1 इंटू डी। 11th टर्म निकालते तो क्या अप्लाई करते, a + n-1 इंटू डी करते ना। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालोगे तब भी सेम अप्लाई करो। बस क्या करा है हमने इसमें खास कि जो एपी इनिशियली दी हुई थी उसको उल्टा कर दिया पहले, तो फिर उसके हिसाब से सब चला रहे हैं, बस सिंपल अप्रोच है। तो ए हो गया -84, n है 11 - 1, d इज 4, सो माइनस ऑफ 84 प्लस 10 इंटू 4 विल बी 40, आंसर बच्चों हमारा आ गया -44। ये है हमारी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसी क्वेश्चन का और में भी एक पार्ट दिया है ऑप्शन में, उसको करते हैं।
तो बच्चों ये हमारा 21 क्वेश्चन का और वाला पार्ट है ऑप्शन का। देखो इसको करने से पहले एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, बड़े काम की चीज़ है, फ़ायदा देगी तुम सभी को। देखो ये और वाला पार्ट इन्होंने लिखा है 1 + 5 + 9 + 13 + x = 1 3 एंड 2 6, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। और ये देखो ज़रा, ये एग्जाम्पलर बुक है, एग्जाम्पलर बुक एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी रेफर करता है। एक तो एनसीईआरटी बुक है जो सबको पता ही है, और एक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इन दो बुकों में से ही पेपर बनता है तुम्हारा हर साल। देखो ये क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन 2 चेक करो जरा। सैम्पल क्वेश्चन 2 सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, 1 + 4 + 7 + 10 + x = 287, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम। और एक्सरसाइज में देखो, ये एक्सरसाइज में हम चलते हैं आगे। तो एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन -4 + -1 + 2 + x = 437। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और ये सेम पैटर्न का एक जैसे ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पलर जो बुक है हमारे पास, और एक बुक आती है ये एनसीईआरटी की, इन दोनों किताबों से पेपर बनता है। पूरा पेपर उठा के चेक कर लेना, सारे जो क्वेश्चन होंगे इन दोनों बुक्स से ही होंगे। एक तो एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो किताब। क्योंकि सीबीएसई खुद अपने सिलेबस में अपनी साइट पर इन दो बुक्स को ही रेफर करता है, इन दो बुक्स को ही पढ़ने के लिए कहता है। तो नो डाउट इसमें से ही पेपर बनाएगा, और आता भी इसमें से ही है। तो बच्चों इनको पढ़ के जाओ, और इससे ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जब बिल्कुल पेपर का समय आ जाए तो इन दोनों पे ही ध्यान देना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग कैसे करेंगे। 1 + 5 + 9 सबका सम निकालना है, बीच में एडिशन लगी हुई है, ऐड, यानी हमें सब को ऐड करना है, सम निकालना है। अब देखो सम निकालने के लिए जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो है n/2 इंटू a + l। एक फॉर्मूला तो ये होता है ना, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। एक दूसरा भी होता है Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ये भी फॉर्मूला है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता हो, देखो इसमें लास्ट टर्म पता है, ये लास्ट टर्म हो गई ना, ये फर्स्ट टर्म हो गई a, तो जिसमें लास्ट टर्म पता हो उसमें ये वाला यूज़ करना होता है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जल्दी आंसर आएगा। तो इसमें हम इसी का यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ करने से पहले एक समस्या है। देखो a हमारे पास है, नो डाउट a1 है, वो यहाँ डाल देंगे a की जगह। लास्ट टर्म x है, उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब ये n हमारे पास नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, n हमें नहीं पता कि n क्या होगा। अब इस चीज़ से कैसे टैकल करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, a हो गया 1, d निकाल लो, 5 - 1 नो डाउट, 5 - 1 d is 4 एंड लास्ट टर्म इज x, ठीक है बच्चों। और Sn दिया हुआ है, देखो इन सब की एडिशन ये दी हुई है 1 3 2 6। हमें इसके अंदर x निकालना है, सॉरी मैंने कहा ना ऐड सम, x हमें फाइंड करना है इसके अंदर कि ये लास्ट टर्म क्या है। सबसे पहला काम, इसमें an का फॉर्मूला लगाओ, an = a + n-1 इंटू d होता है। an यानी लास्ट टर्म, ये x, इसको इसकी जगह रखा, a है हमारे पास 1 + n-1 d 4। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 + 4n - 4, तो x = 4n - 3। ये x फाइंड कर लिया हमने हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 इंटू a + l, ये वाला, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया। Sn की जगह Sn पुट करो, 1326 n/2, a कितना है भाई, 1 है, और लास्ट टर्म कितनी है, x है ना, देखा x रख दो, ठीक। तो 1326 इंटू 2 = n इंटू 1 + x की वैल्यू यहाँ से पुट करो इसमें, 4n - 3,
4n माइनस 3 सॉल्व करेंगे 2652 n 4n माइनस 2 ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब थोड़ा हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होने जा रही है। ये बन गया 2652 4n स्क्वायर माइनस 2n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2652 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई ना, देखो डिग्री। आगे इसको बच्चों हम स्प्लिट कर लेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 104n प्लस 102n माइनस 2652 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉमन निकाला, कॉमन आ जाता है 4n, अंदर बचा n माइनस 26 नो डाउट प्लस 102n माइनस 26 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर आ गए 4n प्लस 102 और n माइनस 26। ठीक, देखो आगे इधर से रब कर देते हैं। तो 4n प्लस 102 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 26 इक्वल्स टू 0। हमें तो n निकालना है ना, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो 4n इक्वल्स टू माइनस 102 बन जाएगा ये, यानी n इक्वल्स टू माइनस 102 बाई 4 और n माइनस में आ ही नहीं सकता। ठीक है, AP की टर्म का नंबर तो कभी टर्म तो माइनस में हो सकती है AP की, लेकिन टर्म का नंबर तो माइनस में नहीं हो सकता ना। n हमेशा क्या होता है, n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। n अगर नेगेटिव में जा रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है, तो वो वाली वैल्यू हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि काउंटिंग तो 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट होगी ना, -3 -4 ऐसे। मैं कहूँ AP की -4 वाली टर्म बताओ तो ऐसा तो नहीं होगा। AP की 4th टर्म बताओ तो वो हम बता सकते हैं कि भाई AP में, इस AP में 4th टर्म है 13। तो ये वाली वैल्यू तो निगलेक्ट हो जाएगी, तो यानी n हो गया हमारा 26। इसके बाद n को हम पुट करेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन निकाली थी x इज इक्वल्स टू 4n माइनस 3, तो इसमें n की जगह पर 26 पुट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 104 माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 101। दिस इज अवर आंसर फॉर दिस। ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे।